तो है गाइस, ये लेसन 1 डाइवर्सिटी का पार्ट 3 है। ये लास्ट वीडियो होगा। इस वीडियो में हम पूरा इस लेसन को कंप्लीट कर देंगे। जो बचा है वो उसे पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो जहाँ केरल और लद्दाख की जोग्राफिकल फीचर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? तो जोग्राफिकल्स यानी लोकेशन जो है, जोग्राफिकल फीचर्स यानी जो आपने देखा होगा, लद्दाख का जो लोकेशन है वहाँ पर लद्दाख में बेरन लैंड है, बंजर भूमि है, बालू है, ठंडा डिजर्ट है। तो ये हो गया जोग्राफिकल फीचर्स वहाँ का। और केरला में क्या है, उपजाऊ ज़मीन है, वहाँ पूरा मसाला का खेती वगैरह हो रहा है। इतना अच्छा उपजाऊ ज़मीन है कि मसाला का खेती हो रहा है। तो दोनों का जोग्राफिकल फीचर्स हो गया डिफरेंट। वहीं हम ये भी देखते हैं कि दोनों एरिया के हिस्ट्री में एक ही प्रकार का कल्चर इन्फ्लुएंस है, एक ही प्रकार का कल्चरल इन्फ्लुएंस है, सिमिलरिटीज़ है। दोनों ही जगह पर अलग अलग धर्मों के लोग गए हैं, ट्रेडर्स गए हैं। तो ये सिमिलरिटी हो गया। ये दोनों ही जगह भारत का पार्ट है। तो ये सब क्या एक सिमिलरिटीज़ हो गया। फिर कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या हो गया कि दोनों ही जगह अलग अलग धर्मों के लोग गए हैं। लद्दाख में अलग अलग धर्मों के लोग, जैसे मुसलमान हुए, फिर बौद्ध धर्म के लोग हैं। और केरला में भी कुछ अलग अलग धर्मों के लोग हो सकता है रहते होंगे, क्योंकि वहाँ पर भी क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने के लिए गए थे संत क्या जो नाम था, क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट के धर्मदूत जो थे, संत थॉमस। तो वो भी वहाँ पर गए थे क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने के लिए। तो हो सकता है क्रिश्चियन धर्म के लोग भी वहाँ पाते होंगे। तो कल्चरल इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है डाइवर्सिटी के कारण, मतलब सांस्कृतिक प्रभाव देखने को मिलता है डाइवर्सिटी के कारण। दोनों ही एरिया को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने, ट्रेडर्स ने प्रभावित किया। लद्दाख का एरिया है, केरला का एरिया है, इन दोनों ही एरिया में चीन और अरब से आने वाले ट्रेडर्स आए थे, अट्रैक्ट हुए थे दोनों ही ट्रेडर्स लोग इन दोनों ही एरिया पे। तो चीन और अरब से ट्रेडर्स वगैरह अट्रैक्ट होते हुए आए थे। जहाँ केरल की जोग्राफिकल स्थिति, जोग्राफिकल फीचर्स और उनसे जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने, जोग्राफिकल फीचर्स ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की स्पेशल जोग्राफी और उनने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। अब लद्दाख में स्पेशल जोग्राफिकल फीचर्स क्या है? तो वहाँ पर बर्फ़ वगैरह, पूरा बर्फ़बारी होता है, विंटर्स में पूरा बर्फ़ से ढका होता है। पूरा साल वहाँ पर बारिश वगैरह नहीं होता है, बर्फ़ ही बर्फ़ है वहाँ पर। बर्फ़ तो विंटर्स में पूरा बर्फ़ से ढका रहता है, और पूरा साल भी क्या बर्फ़ वगैरह ही ना वहाँ पर है। अब रेनफॉल तो हो नहीं रहा है, तो जो बर्फ़ वगैरह विंटर्स में भरा हुआ था, ढका हुआ था ये लद्दाख, तो आगे जो पीछे जो समय है उस समय भी बर्फ़ वगैरह बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। तो लोग क्या घूमने फिरने के लिए लद्दाख जाया करते हैं कि वहाँ पर बहुत ही अच्छा जगह है, कोल्ड डिजर्ट है, बर्फ़ वगैरह है। तो इसीलिए इसको बोला गया है स्पेशल जोग्राफिकल फीचर्स। और उन वगैरह तो हमने बताया ही था क्या सिस्टम है उन वगैरह का, कि पश्मीना ऊन से बनाए जाते हैं। तो व्यापारी लोग अट्रैक्ट हुए थे उनकी वजह से, बहुत ही अच्छा ऊन पाया जाता है। तो इस तरह पता चलता है कि किसी भी एरिया का कल्चरल इन्फ्लुएंस, कल्चरल लाइफ्स, इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र का सांस्कृतिक जीवन, किसी भी एरिया का कल्चरल लाइफ्स का, उसके इतिहास, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। अब जैसे लद्दाख में अलग अलग धर्मों के लोग पाए जाते हैं, तो हिस्ट्री में अलग अलग धर्मों के लोग वहाँ पर आए हैं। बौद्ध धर्म वहाँ से गुजरा है, तो वहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग पाए जा रहे हैं। तो इस तरह हिस्ट्री प्रभावित हुआ। अब जोग्राफिकल कल्चरल लाइफ्स को कैसे प्रभावित कर रहा है? तो तिब्बत का बौद्ध धर्म है, केरला में पाया जा रहा है। तो जोग्राफिकल फीचर्स भी इन्फ्लुएंस हुआ ना। तो इस तरह से किसी भी एरिया का कल्चरल लाइफ्स का उसके हिस्ट्री और ज्योग्राफी से बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। जो कल्चरल इन्फ्लुएंस जो रहता है वो ऐसा नहीं है कि लद्दाख में होगा या सिर्फ केरल में होगा, ये सभी जगह कल्चरल इन्फ्लुएंस रहते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बीता हुआ कल में ही कल्चरल इन्फ्लुएंस है,
मतलब कि डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स कल्चर यानी कि अलग अलग धर्म के लोग खाली एक जगह पे, अलग अलग धर्मों के लोग एक जगह पे रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि इसे पहले ही होता था, ये अब भी होता है। कल्चरल इन्फ्लुएंस अब भी देखने को मिलता है, और सिर्फ लद्दाख और केरल में ही नहीं, हर जगह पर देखने को मिलता है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ हम पहुँचते हैं। जैसे कि हम कहीं, जैसा कि आज हम झारखंड में रह रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, और हमारा प्रमोशन हो गया है बिहार में, हम बिहार चल गए हैं। वहाँ का लोग क्या बिहारी भाषा बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, और हमको उन्हीं लोगों के साथ रहना है, हम उन लोग के साथ रह रहे हैं। तो सिर्फ हिंदी भाषा बोलने से नहीं चलेगा, या झारखंडी भाषा बोलने से नहीं चलेगा, हमें बिहारी भाषा भी वहाँ सीखना पड़ेगा, तभी जा कर के हम अच्छा से तालमेल उन लोग के साथ बैठा सकते हैं। मतलब कि अच्छा से मिलजुल कर अच्छा से बात कर सकते हैं, मिलजुल कर रह सकते हैं। ऐसा मिलजुल कर रह भी नहीं रहे तो उतना अच्छा से बात वगैरह नहीं होगा, अच्छा बॉन्डिंग नहीं बनेगा। तो उनका भाषा वगैरह सीख रहे हैं, उन लोग के साथ घुल मिल जा रहे हैं। उन लोग का जो भी फेस्टिवल्स वगैरह होता है, रीति रिवाज, ट्रेडिशन, परंपरा वगैरह होता है, कस्टम्स यानी रीति रिवाज वगैरह होता है, तो जो भी इन सब है उसमें हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि बिहार में कोई त्यौहार मनाया जा रहा है तो हमें भी बुलाया जा रहा है कि आओ तुम भी हम लोग के साथ सेलिब्रेट करो। कोई पूजा पाठ हो रहा है तो प्रसाद खिलाने के लिए बुलाया जा रहा है। तो इस तरह जब हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं तो उनके वहाँ का जो भी ट्रेडिशनल होता है, परंपरा होता है, कस्टम्स यानी रीति रिवाज होता है, फेस्टिवल्स वगैरह होता है, उन सब में हम लोग ज्वाइन करने लगते हैं, वहाँ का भाषा वगैरह सीखने लगते हैं, वहाँ पर घुलने मिलने लगते हैं। तो हर कदम के साथ हमारी सांस्कृतिक रीति रिवाज, कल्चरल ट्रेडिशन और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए एरिया का हिस्सा बन जाता है जहाँ हम पहुँचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों, कम्युनिटीज के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, यानी कि डाइवर्सिटी में एकता। भारत में जो डाइवर्सिटी है उसको ताकत का सोर्स माना गया है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी डाइवर्सिटी है और इस तरह से उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, कितने भी डिफरेंट हो, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी डिफरेंट हो, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। क्या होता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड एक जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है, हत्याकांड एक घटना हो जाता है जिसमें जो होने के बाद लोग एक गीत गाते हैं। तो उस गीत को इसमें दिया गया है, बहुत ही सुंदर गीत है, आप लोग को मैं सुनाता हूँ। ये गीत कुछ इस तरह से है कि दिन खून हमारे प्यारे न भूल जाना, दिन खून हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, गोली खा के सोए जलियांवाला बाग में हम, सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं,
दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता है। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुआ। यह गीत उन्हीं शहीदों के याद में गाया जाता है। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, 6th क्लास में की हिस्ट्री में दिया है कि नहीं पता नहीं, पर आगे हिस्ट्री में दिया हुआ है। अमृतसर जब ब्रिटिश लोग का शासन चल रहा था भारत पे, तो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। तो अमृतसर में बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा था। पंजाब के अमृतसर में बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा था। तो वहाँ पर लोग तरह तरह के धर्मों के लोग आए और बैसाखी का त्यौहार मना रहे हैं पंजाबी लोग। प्लस मीटिंग हो रहा था, सभा बुलाया जा रहा था अंग्रेज़ों के अगेंस्ट कि अंग्रेज़ों इतना अत्याचार कर रहा है, हम लोग क्या करेंगे। तो इसके अगेंस्ट में मीटिंग हो रहा था। तो ये बात क्या, कोई आदमी होता है जो पता नहीं कौन वो आदमी होता है, वो क्या करता है, जो अंग्रेज़ों का एक जनरल डायर नाम का जो सिपाही का कमांडर वगैरह होता है ना, वही था जनरल डायर। तो उसे जाके बता देता है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ मीटिंग हो रहा है। तो जनरल डायर को आया गुस्सा कि मीटिंग कर रहा है, तो वो क्या करता है, पूरा हज़ारों सैनिकों को ले करके, बहुत सारे एकदम कम से कम हज़ारों की तादाद में सैनिकों को लेकर चल आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड जहाँ मतलब हत्याकांड बोल रहे हैं, जहाँ पर जलियांवाला बाग में चल आता है। और जलियांवाला बाग से निकलने का एक ही दरवाज़ा था, तो उस दरवाज़ा को बंद कर देता है और अंदर घुस जाता है। 1000 करके कुछ थे संख्या, पूरा नंबर पता नहीं कितना सैनिक थे, पर बहुत सारे सैनिक लोग थे। तो उन सबको ले जाता है और जलियांवाला बाग के अंदर घुसा लेता है, बगीचा के अंदर। और जहाँ सब लोग त्यौहार मना रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और चारों तरफ से घेर लेता है। उसके बाद बोलता है डायरेक्ट आक्रमण जैसे बोलते हैं, तो डायरेक्ट बोलता है फायर, आक्रमण करने के लिए बोलता है ना सैनिक लोग को। जो सिपाही होता है, सिपाही जो मेन कमांडर होता है, वो डायरेक्ट बोलता है फायर, और सभी सैनिक एक ही साथ हमला करने लगते हैं। जितने भी लोग होते हैं उस पर कुछ नहीं सोचता है कि बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, औरत है, छोटे छोटे बच्चे गोद में होते हैं, बूढ़े होते हैं, माँ बाप, बच्चे, औरत होते हैं, पुरुष होते हैं, सबको एकदम धराधर गोली से मारने लगता है। और सब जान बचा के इधर उधर भागते हैं। कोई दीवार पे चढ़ के भागने को, पर दीवार इतना बड़ा होता है कि कोई भाग ही नहीं पाता है। और दीवार पे कोई चढ़ भी जा रहा है तो ये लोग गोली से सबको भून दे रहे हैं, सबको मार दे रहे हैं। वहाँ पर एक कुआं होता है, तो उस कुआं में लोग खुद के अपना जान बचाने की कोशिश करते हैं। पर अब एक दो तो लोग हैं नहीं, बहुत सारे लोग हैं। तो एक के ऊपर एक कुआं में सब कूदते जा रहा है। तो सब कूद के जब बचने की कोशिश करें तो उसमें भी उनका जान चल जा रहा है, और गोली से भी सबको भून दिया गया, सबको मार दिया जाता है। तो इसी को बोला जाता है इंसिडेंट, हत्याकांड। जो घटना होता है, इतना बड़ा हुआ है ना घटना, इसी को बोला गया हत्याकांड, क्योंकि हत्या हुआ था सबको यहाँ पर, इसीलिए हत्याकांड बोला था। कांड हुआ एक, इसमें हत्या किया गया है सब लोगों का, तो इसी को हत्याकांड बोला जाता है, इंसिडेंट बोला जाता है। तो इसी पे गीत गाया गया था उस समय, तो उस गीत को दिया गया है बुक में। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के यानी डाइवर्सिटी के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है।
जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें डाइवर्सिटी को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की डाइवर्सिटी का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया कि इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी, अनेकता होने के बाद भी हम एक हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी हमारी भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति है। आप जब राष्ट्रीय गान पढ़ेंगे, जन गण मन, ये जो हम लोग का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, इसको जब पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग धर्मों का जिक्र किया गया है। कैसे हम सब अलग अलग धर्म का होने के बाद भी एक हैं, इक्वल हैं। गान, ये राष्ट्रीय गान के द्वारा बताया गया है। तो हमारा ये लेसन हमारा जो है डाइवर्सिटी, ये कंप्लीट होता है। आपका कोई भी क्वेश्चंस होगा इस लेसन से रिलेटेड, कोई भी डाउट्स होगा, क्वेश्चंस होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, जिसके ज़रिए आप नोट्स देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। थोड़ा टाइम है नोट्स बनने में, नोट्स बनाने के बाद मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है आप लोगों को तो आप लोग लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इससे मुझे भी मालूम चलेगा कि कितने लोगों को मेरा वीडियो समझ में आ रहा है। और क्या होता है कि जो भी हम लोग लेसन्स वगैरह देखते हैं ना, मतलब बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आता है, तो एक बार में कितना बार समझ में नहीं आता है कितने बच्चों को, तो आप लोग दोबारा से एक बार वीडियो को देख लीजिए ताकि और अच्छा से आप लोग को समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू।